हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। आज हम अपना जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं, द इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन एंड फूड वेब। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ। हम ये कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम होता है जहाँ पर हमारी बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्ट करती है अपनी एबायोटिक कम्युनिटी के साथ। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उस इकोसिस्टम में रहते हैं, एंड एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ दैट इकोसिस्टम। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बगैर नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे के लिए वो एसेंशियल मटेरियल्स एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो दोनों के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ द टर्म इकोसिस्टम जो है ये किन्होंने कॉइन की थी? एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था E.G. टैंसली। उन्होंने 1935 में ये टर्म कॉइन किया था, इकोसिस्टम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ जो हमारा इकोसिस्टम होता है इसके दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एक होता है फ्लो ऑफ एनर्जी जो हर लेवल में होता रहता है इन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड ऑल्सो साइक्लिंग ऑफ मटेरियल होती रहती है एवरी स्टेप। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आ गए। फर्स्ट इज एबायोटिक फैक्टर्स, नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में सारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आते हैं, कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट आती हैं, ठीक है, जैसे वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, टेम्परेचर। इसी तरीके से बायोटिक फैक्टर्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जितने भी इनहेबिटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ताकि वो सारे सिस्टम को आगे चलाए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा बायोटिक फैक्टर्स। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हमारे पास जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो दो मेन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिसमें हमारे पास आते हैं रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, और दूसरे आते हैं एडेफिक फैक्टर्स जिसमें क्या आते हैं सॉइल, पीएच, टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया, मिनरल्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे हमारे जो साइकिल्स होते हैं जैसे बीट कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, उसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो वो इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर, हम देखते हैं एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट होते हैं टू मेंटेन बैलेंस विद इन एन इकोसिस्टम। वाटर, वी ऑल नो कि हमारे पास जो मैक्सिमम बॉडी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, वो बनी होती है वाटर की मदद से। तो वाटर की मदद से उनकी बॉडी में जो होते हैं न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाटर एक मीडियम का काम करती है विद इन देयर बॉडी, एंड विच इज़ ऑल्सो एन एबायोटिक कंपोनेंट। सॉइल की बात करें तो सॉइल एक मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होम होता है, एक स्ट्रक्चरल मीडियम देता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन द मेकिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे अबाउट द लिविंग कंपोनेंट, दैट मीन्स द बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें तीन फंडामेंटल रोल्स प्ले करते हैं। वो पहला होता है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट मीन्स उनमें एबिलिटी होती है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में टू मेक देयर ओन फूड, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो बेस बनाते हैं हमारे इकोसिस्टम का। नेक्स्ट आता है हमारे बायोटिक कंपोनेंट में हमारे कंज्यूमर्स, जिन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इनमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं खुद से, और वो डिपेंडेंट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स पे या किसी और कंज्यूमर पे। नाउ आफ्टर दैट अनदर जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं।
इनमें बैक्टीरिया एंड फंजाई आते हैं जो एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, और उनका मेन काम होता है रिसाइकल करना न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, जो कि फिर रीयूज किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा फॉर देयर ग्रोथ। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी एक हायरार्की होती है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स से शुरू होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, एंड फाइनली हमारे अपेक्स लेवल के जो प्रीडेटर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं हमारा क्वार्डिनरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं हर्बिवोर्स। उन्हें हर्बिवोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फीड करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स पे। इनमें हमारे पास आते हैं रैबिट, डेयर, गोट, कैटल्स और बाकी सारे हर्बिवोर्स। सेकंड होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं, जो फीड करते हैं हमारे हर्बिवोर्स पे। इनमें फॉक्स, स्नेक वगैरह आते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि वुल्व्स। और लास्ट में आते हैं हमारे टॉप प्रेडेटर्स, जिनमें लायन, टाइगर्स आते हैं, जो हमेशा अपेक्स पोजीशन पे रहते हैं कोई भी इकोलॉजी का जो भी हमारा फूड चेन हो उसमें। नाउ अब हमें पता है कि इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें, लेकिन इकोसिस्टम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शन, दैट मीन्स हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करने का काम हमारा इकोसिस्टम करता है। दैट मीन्स हमारे पास बायोलॉजी में जो कंट्रोल रखना होता है, हमारे हवा, पानी, सॉइल को साफ रखना, वो सारी चीज़ें जो है इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से रहती हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट, मतलब इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है रहने का घर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक ऐसा माहौल प्रोड्यूस करता है ताकि उनकी रिप्रोडक्शन का जो हैबिटेट उनको रिक्वायर होता है वो प्रोवाइड करवा सके। तो दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है इसका प्रोडक्शन फंक्शन। जो इकोसिस्टम होता है इसमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकल होके हमारे जो है एनवायरनमेंट को वापस मिल जाते हैं, कुछ यूटिलाइज होते हैं। सो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस चलता रहता है, और ये कोर फंक्शन माना जाता है हमारे इकोसिस्टम का। देन इज द इंफॉर्मेशन फंक्शन। ये एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है इसका, जहाँ पर ह्यूमन की कॉग्निटिव एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होती है वो बाय अ हेल्दी इकोसिस्टम उसमें डेवलप होने लगती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। हमारे पास जो इकोसिस्टम होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल वाले होते हैं, एक आर्टिफिशियल वाले होते हैं। नेचुरल जो होते हैं उनमें ह्यूमंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन आर्टिफिशियल वालों में ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशंस होते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम में कौन आते हैं? जैसे हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं। आर्टिफिशियल में आते हैं जैसे क्रॉपलैंड है, सिटीज। अगर हम एक्वेरियम की बात करेंगे, सो एक्वेरियम भी जो है ये एक मैनमेड इकोसिस्टम होता है, अंदर इकोसिस्टम होता है, लेकिन ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है उसमें रहता है। तो एक्वेरियम को हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में नहीं बोलेंगे, पर इट्स एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास दो फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं अपने इकोसिस्टम्स को डिवाइड करने की, और हम वो किस बेसिस पे करते हैं? उनके एनवायरनमेंट के बेसिस पे, राइट। पहला होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें हम लैंड बेस्ड कम्युनिटीज की बात करते हैं। दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसमें हम वाटर बेस्ड कम्युनिटीज की बात करते हैं। पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास इकोसिस्टम आता है वो है फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। आपको पता होगी कि फॉरेस्ट को हम अर्थ लंग्स भी बोलते हैं। इसमें जो होते हैं बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग्स के साथ मिलके जो है कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा इकोसिस्टम जनरेट करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसीलिए हम फॉरेस्ट्स को मेजर कार्बन सिंक भी कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड,
नाउ दिस इज अ फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ग्रास, ठीक है। ग्रास से स्टार्ट हुआ, ग्रास को वाइल्ड बीस्ट खाता है, वाइल्ड बीस्ट को खाता है लायन, लायन को खाता है वल्चर। क्योंकि जब ये डेड एंड डिकम्पोज बॉडी पे अपना इट एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर, स्कैवेंजर जो है उसके बाद जब इसकी बॉडी भी जो है वो डिकम्पोज होने लगती है, उस पे एक्ट करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। और वो क्या करते हैं, इसकी बॉडी के जो जितने भी ब्रेक डाउन करके वो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स फिर यूज़ किए जाते हैं वापस जो है सॉइल के थ्रू। वो ग्रास यूज़ करता है अपनी ग्रोथ के लिए। इस तरीके से ये फूड चेन कंप्लीट होती है। जैसे कि हम नेक्स्ट फूड चेन की बात करेंगे, यहाँ हम देखेंगे सन की लाइट से प्रोड्यूसर ग्रो करता है, दैट मीन्स ग्रास ग्रो होती है, वो खाया जाता है ग्रास ऊपर के थ्रू। ग्रास ऊपर जो है उसे माउस खाता है, माउस जो है स्नेक उसको खा जाता है, और स्नेक जो है उससे एक कॉर्डिनरी कंज्यूमर ईगल फैल्कन या कोई खा जाता है। वंस ये जो है टॉप प्रीडेटर डिकम्पोज होता है, तो ये इसकी बॉडी डिकम्पोज होके साइकिल्स जो है ना, सॉरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकिल करती है विद इन द सॉइल, और वही न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके प्रोड्यूसर्स जो है वो वापस ग्रो करते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स जो होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वेजिटेशन ग्रास होती है, दैट मीन्स बिग ग्रास, जिनमें हम देखते हैं कि बड़े हर्बिवोर्स जो होते हैं वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, सवानास वगैरह में आपको मिलेंगे। तो हम एग्जाम्पल यही दे सकते हैं कि सन जो है उनकी मदद से जो है ग्रासेस ग्रो होते हैं। ग्रास को खाता है एक जीब्रा, और जीब्रा को कंज्यूम करता है एक लायन। फिर डिकम्पोज होके फंजाइज वगैरह उस पर एक्ट करते हैं, और न्यूट्रल रिसाइकलिंग के बाद जो है वापस ग्रोथ ऑफ द ग्रास में वो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, डेजर्ट इकोसिस्टम्स जो होते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम्स को वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम्स कहा जाता है। अब ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज आप सबको पता होगी कि जो डे होता है एक डेजर्ट का वो काफ़ी हॉट रहता है, बट व्हेन इट अप्रोच टूवर्ड्स नाइट तो वहाँ की रातें बहुत ठंडी हो जाती है। वहाँ काफ़ी कम बारिश पड़ने के कारण वहाँ की वेजिटेशन बहुत स्कार्स होती है। तो वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो एरिड वेजिटेशन मानी जाती है। अब हम वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक मतलब हम लोग देखते हैं जो स्पाइनी प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट ग्रास वगैरह होती हैं जो एरिड कंडीशंस में आराम से ग्रो कर सकते हैं। उनकी एबायोटिक कंडीशंस में बहुत इंटेंस सोलर रेडिएशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमें मिलता है पूरा दिन डेजर्ट्स में। कंज्यूमर्स में वहाँ रेप्टाइल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, स्नेक्स, इंसेक्ट, इनफैक्ट हम केमल्स भी वहाँ पाए जाते हैं जो कि उतने इंटेंस टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। और डिकम्पोजर्स जो होते हैं फंजाई वगैरह, जब ये ऑर्गेनिक मैटर सॉरी जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो ये फंजाइज वगैरह, ये बैक्टीरिया सॉइल में इन पे एक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा इकोसिस्टम जो होता है ये बहुत ठंडे क्लाइमेट्स में होता है, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपका जो लैंड होता है वो स्नो से कवर्ड रहता है। वहाँ बारिश बहुत कम पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, और मोस्टली आप देखेंगे माउंटेन टॉप्स या आर्कटिक रीजन, वहाँ आपको टुंड्रा इकोसिस्टम्स जो है वो मिलेंगे। टुंड्रा इकोसिस्टम्स में बहुत छोटी छोटी वेजिटेशन होती है, बहुत स्कैंटी एंड हम बोल सकते हैं स्टंटेड ग्रोथ होती है, वहाँ पर ट्रीज आपको नहीं मिलते हैं। अब हम यहाँ की एक फूड चेन के बारे में देखेंगे। सो हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्रास प्रोड्यूसर वहाँ होगा, रैबिट उसको कंज्यूम करेगा, रैबिट को आर्कटिक फॉक्स कंज्यूम करता है, और आर्कटिक फॉक्स को लास्ट में पोलर बेयर कंज्यूम कर लेता है। तो ये वहाँ की एक छोटी सी इकोसिस्टम की एक फूड चेन है। कमिंग टूवर्ड्स द वाटर इकोसिस्टम्स, तो अब हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। किस बेसिस पे? सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में जो होता है वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मरीन इकोसिस्टम में आपको एक सब्सटैंशियल लेवल का सॉल्ट कंटेंट मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड, फ्रेश वाटर जो होता है
उसमें क्या होता है कि सॉल्ट कंटेंट आपको बिल्कुल नहीं मिलता, इट्स वेरी फ्रेश वाटर एंड इट्स गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो आपका जो डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आता है वो हमारे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेटलैंड्स इनमें पाया जाता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे एक पॉन्ड इकोसिस्टम की। हम ये देखते हैं कि जब सोलर रेडिएशन वाटर पे पड़ती है, वो सोलर रेडिएशंस को यूज़ करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो वो इसको यूज़ करके ग्रो करने लगते हैं। उन पे फीड करते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि हमारे हर्बिवोर्स होते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उन पे फीड करते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे कि छोटी छोटी फिशेस, फ्रॉग्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स, जैसे कि लार्जर फिशेस। और उसके बाद डेथ ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स के बाद सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द लेक और पॉन्ड, और उसकी वजह से बैक्टीरिया फंजाई उन पे वर्क करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उनको इनटू डेड ऑर्गेनिक मैटर, recycling the nutrients which were next used by the producers for their growth. So this is a food chain in the pond. Moving forward, now coming to the marine ecosystem. Marine ecosystem that means हमारे seas and oceans का जो ecosystem है, और वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी quantity में जो है salt content मिलेगा। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बीच में ये डिफरेंस होता है कि मरीन जो इकोसिस्टम्स होते हैं वहाँ पे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही जो होती है वाइड वैरायटी की होती है। तो एक अच्छी बायोडाइवर्सिटी आपको मरीन इकोसिस्टम में मिलेगी इफ वी कंपेयर इट विद द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आर्किटेक्चर ऑफ रीफ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इसमें एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह आएंगे। एबायोटिक सिस्टम में सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आएंगी। कंज्यूमर में स्मॉल फिशेस टू लार्जर शार्क जो है वो सारी इसमें आ जाएंगी। और डिकम्पोज में वही बैक्टीरियाज वगैरह जो बाकी रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को कर देते हैं बैक इनटू द सिस्टम। सो अगर हम सारे इकोसिस्टम्स को एक जो है एक समरी में देखना चाहेंगे, तो फॉरेस्ट में हमारे पास ट्रीज बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट होते हैं, और हम लोग इनको फॉरेस्ट को एक ग्लोबल कार्बन सिंक भी कहते हैं। ग्रासलैंड्स में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है, वहाँ पर आपको सबसे डोमिनेंट वेजिटेशन ग्रास एंड हर्ब्स ही मिलता है। टुंड्रा में वहाँ पे आपको कोई ट्री नहीं मिलेगा और बहुत ठंडा क्लाइमेट मिलेगा, और डेजर्ट्स में आपको बहुत स्कार्स वेजिटेशन मिलेगी और एक्सट्रीम टेम्परेचर शिफ्ट्स मिलेंगे। फ्रेश वाटर कोई सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता। रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स में आपको फ्रेश वाटर कंटेंट मिलता है। मरीन में आपको सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और लेकिन वहाँ पे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी काफ़ी हाई रहती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे फूड चेन्स के बारे में, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। एक इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कुछ किसी ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं और उन्हीं ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाता है, तो ये एक चेन फॉर्म करता है जिसे हम फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन के हर स्टेप को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। फूड चेन का जो सबसे पहला लेवल होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, नेक्स्ट कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रॉपिक लेवल्स एक से दूसरे लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी नो कि सिंपल फूड चेन्स बहुत रेयर होती हैं। सिंपल फूड चेन्स रेयर इसलिए होती हैं बिकॉज अगर एक ही फूड चेन्स होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि टॉप कार्निवोर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और छोटे छोटे जानवर जो हैं उनकी क्वांटिटीज़ कम हो जाएगी, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा। इसीलिए सिंपल फूड चेन्स काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीपल फूड खाते हैं, और मल्टीपल प्रीडेटर्स भी जो होते हैं इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो फूड चेन्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ये जो फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उस कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पर एक सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक प्रोड्यूसर है,
इसे ग्रास होपर खा जाता है, ग्रास होपर को खा जाएगा फिर हमारा फैल्कन, या ऐसे भी हो सकता है कि ग्रास होपर को फॉक्स खाएगा और फॉक्स जो है उसको फैल्कन खाएगा। तो ये जो यहाँ पर एक इंटरकनेक्शन बन गया इस फर्स्ट एंड सेकेंड फूड चेन में, दिस इज नोन एज फूड वेब। अब फूड वेब क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि वो स्टेबलाइजेशन जो है हमारे इकोसिस्टम का वो बना रहे। कोई एक स्पीशी या कोई एक कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ताकि हमारे सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट ना हो जाए और टोटल सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। इसलिए फूड वेब्स जो होते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब यूनिफ्लो डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, दैट मीन्स एनर्जी जो होती है हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। दैट मीन्स हमेशा हमारी एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जो है वो जाएगी, ये रिसाइकल नहीं होती है। और इस एनर्जी का सिर्फ 10% जो होता है वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर जो है उसको जो है 100% जो है एनर्जी मिल गई, उसमें से 90% हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स तक, और जो 10% इसको मिला है उसका 10% जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा, बाकी 90% लॉस हो जाएगा। और जो 10% अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को मिला है उसका भी सिर्फ 10% ही टर्शरी कंज्यूमर तक जाएगा, बाकी 90% लॉस हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों प्रिंसिपल्स हमारे फिजिक्स जो है उसमें थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को फॉलो करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब बारी आती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। चार्ल्स एल्टोनियन ने 1927 में जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स को जो है कॉन्सेप्ट दिया था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम रिलेशन दिखाते हैं ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे। अब हमेशा प्रोड्यूसर बेस फॉर्म करेगा और कंज्यूमर जो होता है वो अपेक्स पे रहता है। अब हमारे पास 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं, नंबर के बेसिस पर, बायोमास के बेसिस पे एंड एनर्जी के बेसिस पे। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं उसमें हम हमेशा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हर एक लेवल पे कितने होंगे उसके हिसाब से पिरामिड बनाते हैं, और ये हमेशा एक अपराइट पिरामिड बनता है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज हाई इन नंबर देन कंज्यूमर्स। फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, उसमें जो होता है हमेशा ही हमारा बायोमास के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को हर एक लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हमेशा एक्वाटिक इकोसिस्टम ही एक ऐसा पिरामिड होता है जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में रहता है, बाकी अपराइट फॉर्म में ही रहते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एज वी नो कि हर एक सिस्टम को सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है, तो जो बेस पे सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ पर एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा ये पिरामिड भी अपराइट पोजीशन में ही रहता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब बारी आती है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। हमें पता है कि हमारी जो इकोसिस्टम होती है वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होने लगता है, पहले एक फॉर्म पकड़ता है, फिर दूसरा फॉर्म, एंड फाइनली अपने टोटल कम्युनिटी फॉर्म डेवलपमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये चेंजेस इसमें ओवर द टाइम होते हैं, कम्युनिटी डेवलप होती है, जो पूरा प्रोसेस है, इसे ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ये कैसे कंप्लीट होता है? इंटरेक्शन जो हमारे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होता है। अब हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जहाँ पर हमारा इकोसिस्टम स्टार्ट होता है, जहाँ पर पहले से लाइफ नहीं होती है, उस पॉइंट से। एक बेयर रॉक फॉर एग्जांपल हम लेंगे, बेयर रॉक की एग्जांपल, वहाँ पर एक पत्थर था, अभी तो कोई भी लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, पानी गिरा, मॉइस्चर की वजह से वहाँ लाइकन्स एंड मॉसेस पैदा हो गए, उससे छोटे छोटे फर्न्स एंड ग्रासेस में कन्वर्ट हो गए और यंग फॉरेस्ट बनना शुरू हुआ। प्राइमरी सक्सेशन का जो लेकिन प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है, और इसीलिए जो उसकी पहली स्पीशी, लिविंग स्पीशी बनती है उसे हम पायनियर स्पीशी कहते हैं। जैसे यहाँ पर बेयर रॉक के जो केस में हम देखते हैं लाइकन्स एंड मॉसेस जो होते हैं सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो उन्हें हम पायनियर स्पीशी कहते हैं।
उसी तरीके से आता है सेकेंडरी सक्सेशन का टाइम। सेकेंडरी सक्सेशन एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी से निकलती है। फॉर एग्जांपल कोई एक फॉरेस्ट है, आग लग गई उसमें, तो फायर की वजह से वहाँ पर सारा इकोसिस्टम डैमेज हो गया, बट वहाँ वो सॉइल है जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स कुछ हद तक रिप्लेनिश हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलता है, वो वापस ग्रो करने लगता है, फ्लावर्स जो हैं फिर श्रब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैच्योर फॉरेस्ट एक बन जाता है। और सेकेंडरी सक्सेशन का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी रैपिड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ एक कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उससे एक नई कम्युनिटी जनरेट करना थोड़ा इजी होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कम्स की इंटरप्शन कहाँ आता है। अगर एक इकोसिस्टम फलता फूलता हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन मीनिंग कि आपके इकोसिस्टम में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना जो है वो आ जाए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वी नो इट। तो अगर एक्सेसिव सॉरी कहीं पे आप देख रहे हैं कि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है विद इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वो एक्सप्लोसिवली बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो है वहाँ पर डिसरप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। यूट्रोफिकेशंस भी दो टाइप्स की होती है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो बहुत स्लो प्रोसेस से चलता है, पहले उस इकोसिस्टम में कोई उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, वो पोरली न्यूट्रिएंट होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता वो रिच इन न्यूट्रिएंट होने लगता है। आर्टिफिशियल में हम लोग देखते हैं कि रैपिडली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड अप हो जाते हैं इन द वाटर, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसकी वजह से जो होती है एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट होने लगती हैं। पहले जो कम न्यूट्रिएंट्स मिलते थे तो कम ग्रोथ होती थी, फिर उन पे जो है होते थे उनके प्रोड्यूसर्स पे जो है कंज्यूमर्स फीड करते थे और उसकी वजह से उनकी क्वांटिटी साथ साथ में कम भी होती जाती थी। लेकिन यूट्रोफिकेशन की वजह से न्यूट्रिएंट लेवल ज़्यादा हाई हो गया, ग्रोथ ऑफ प्लांट ज़्यादा बढ़ गए, उतने ज़्यादा कंज्यूमर्स वहाँ है नहीं कि इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करे, तो वो आपके एक्वाटिक सिस्टम को जो है वो कवर कर लेता है और उसकी वजह से आपका सिस्टम जो होता है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन जैसे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से वो होते हैं। अब होता है सिस्टम कोलैप्स कैसे होगा। न्यूट्रिएंट ओवरलोड हो गया पानी में, एल्गल ब्लूम ज़्यादा बढ़ गया, पूरे पानी पे ऊपर जो है प्लांट्स है, जो भी सनलाइट आ रहा है वो सब वो ले रहे हैं, नीचे कुछ नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन की कंजप्शन कम होती जा रही है, डिप्लीशन ज़्यादा हो रहा है और अंदर जो है रहने वाले ऑर्गेनिजम्स तक जो है आपका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी वजह से वो सफोकेशन से मर जाते हैं। सो दिस इज अ वे टू टेल, ये जो सारा चैप्टर था कि इकोसिस्टम जो है ये सिर्फ स्पीशीज की वजह से नहीं बनता है, ये एक इंटरेक्शन होता है जहाँ पर मटेरियल्स का एक्सचेंज, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें होती हैं और इस प्रोसेस में हर एक ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंस रखता है, छोटे से छोटा जानवर से लेकर बड़े से बड़ा जो आपका प्रेडेटर होगा। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइफ बनाए रखने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोसिस्टम। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।